गरीब अनाथ भाई बहन का जादुई सिलबट्टा। राजू रसिका का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। वह एक पुरानी झोपड़पट्टी में जैसे तैसे गरीबी में जीवन काट रहे थे। कुछ दिनों पहले ही उनकी माँ रमा इस दुखदाई दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। रसिका की माँ एक घर में झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी। रमा के चल बसने के बाद भी वह घर बंधा हुआ था। रसिका रोजाना वहाँ काम करती थी, मगर तेज तर्रार शिप्रा ने उसकी पगार की दर आधी कर दी थी। भाई की भूख मिटाने के लिए वह अनाथ बच्ची बड़ी बहन का फर्ज अदा कर रही थी। मीम साहब, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं जाऊं? हाँ जा। अरे सुन, जरा फ्रिज में रात की कुछ बची खुची बासी रोटियां रखी हुई हैं, उसे लेती जाना। और हाँ, देखना फ्रिज में शायद धनिया सड़ रहा है, उसे जाकर किसी कूड़े खत्ते में फेंक देना। जी मेम साहब। रसिका झटपट से रसोई घर में आकर फ्रिज खोलती है, जहां रोटियों का थाक और सड़े गले धनिया का एक गुच्छा रखा हुआ था। रसिका उसे थैली में बांधकर घर आती है, जहां उसका भाई राजू भूख से मचलते हुए बोलता है, दीदी आप आ गई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो ना। बस राजू, थोड़ी देर रुको, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए सिलबट्टे पर चटनी पीस देती हूँ। रसिका जल्दी से धनिया साफ करके चटनी पीस देती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी नन्हे राजू की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। दीदी आपके हाथ में तो माँ जैसा स्वाद है। आपको याद है, माँ भी हमारे लिए ऐसे ही सिलबट्टे पर चटनी पीसती थी। काफी देर रोने के बाद अनाथ भाई बहन नींद की आगोश में समा जाते हैं। अगले दिन रसिका काम पर पहुंचती है, जहां शिप्रा उसे पगार के तौर पर 1000 रुपया देकर कहती है, रसिका ये ले तेरी पगार, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। ये सुनकर रसिका का चेहरा फीका पड़ जाता है और वह झिझकते हुए कहती है, मगर क्यों मेम साहब? क्योंकि कल शहर बसने जा रहे हैं, तू अपना कोई नया बंदोबस्त खोज ले। रसिका वह पैसे मुट्ठी में बांधकर घर आती है। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर निकल चुकी थी। ये 1000 रुपए तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, फिर मैं अपने भाई को कहां से खिलाऊंगी खाना? ऐसा सोचते हुए रसिका की नजर सिलबट्टे पर घिर जाती है और वह कहती है, क्यों ना माँ के सिलबट्टे पर चटनी पीसकर समोसे पकौड़े के साथ बेचूं? अगली भोर को वह अनाथ बहन पकौड़े, समोसे और हरी धनिया घर लाकर उन्हें बनाने में भिड़ जाती है, मगर धनिये में पिस रही हरी मिर्च उसके हाथों को जलाने लगती है। माँ, मेरा हाथ! बेचारी बहन अपने भाई को देखकर अपना दर्द भूलकर चटनी पीस लेती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन उन्हें बेचने निकलते हैं। खस्ता समोसे खा लो, करारे पकौड़े खा लो, सिलबट्टे की जोरदार चटनी के साथ खाओ समोसे पकौड़े। आवाज सुनकर रामलाल नाम का एक कंजूस सेठ कहता है, अरे जरा चखा दो तेरे समोसे पकौड़े और चटनी। ये लो काका। जैसे ही रामलाल चटनी में डुबोकर पकौड़े खाता है, वह कहता है, राम 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 राम, अरे ये कैसी घटिया चटनी है, ससुरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। बिल्कुल भी महीन चटनी नहीं, ऐसा लग रहा है धनिया को बुरक कर ले आए हैं, भाग यहाँ से। अनाथ भाई बहन सारा दिन गांव बाजार घूमते हैं, मगर जो भी उनके समोसे चटनी के साथ चखता वह उन्हें झड़प कर भगा देता। उस रात दोनों भाई बहन निराश होकर घर आते हैं और एक समोसा खाकर सो जाते हैं। तभी रमा रसिका के सपने में आती है। जागो बेटी। माँ, आप आ गई। हम अनाथ भाई बहन के साथ बहुत गलत हो रहा है। लाख कोशिश के बाद भी मैं सिलबट्टे पर बारीक चटनी नहीं पीस रही। मैं क्या करूँ माँ? फिक्र मत करो रसिका, अब से ये सिलबट्टा सिर्फ तुम्हारी सुनेगा। बस तुम्हें इतना कहना है, शाकालाका बूम बूम मेरे जादुई सिलबट्टे, तू जल्दी से घूम घूम तो ये खुद चल पड़ेगा और जो भी इस पर रखोगी वह अपने आप पिस जाएगा। उसका स्वाद अद्भुत होगा। जैसे ही रसिका की आंख खुलती है तो सवेरा छट चुका था। रसिका जल्दी से सिलबट्टे पर समोसे का मसाला बुरकने को रखकर बोलती है, शाकालाका बूम बूम मेरे जादुई सिलबट्टे, तू जल्दी से घूम घूम। अगले ही पल जादुई सिलबट्टा मसाला पीसना शुरू कर देता है, जिसके बाद दोनों भाई बहन पकौड़े, समोसे और चटनी बनाकर उन्हें बेचने निकलते हैं। खस्ता समोसे खा लो, सिलबट्टे पर पिसी जायकेदार चटनी का लुत्फ उठा लो। अरे ओ चंगू मंगू,
तनिक हमको भी तो चखाओ अपने समोसे और सिलबट्टे की चटनी। ये लो काका, खाकर बताओ कैसे बने हैं। जैसे ही गोधन जादुई सिलबट्टे की चटनी का चटकारा लगाता है, वो दोनों बच्चों की बड़ाई करते हुए कहता है, अरे वाह बच्चों, क्या बात है। ये सिलबट्टे की चटनी तो बड़ी चटपटी और मजेदार है, और ये समोसे तो इतने स्वादिष्ट हैं, कोई जवाब ही नहीं। कहो कितने पैसे हुए? बस 20 रुपए अंकल। गोधन से पैसे लेकर दोनों बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। दिन भर के भीतर उनकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। सूरज ढलते ही वह घर लौट आते हैं। दीदी, आज तो हमने कमाल ही कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया राजू, ये सब कुछ माँ के जादुई सिलबट्टे का असर है। उसी पर पीसा मसाला मैंने समोसे और पकौड़ों में मिलाया था, जिससे उसका स्वाद उभर कर आया। अब राजू और रसिका रोजाना जादुई सिलबट्टे के सहारे खूब कमाई किया करते। ग्राहकगण भी हर दिन सिलबट्टे पर पिसी स्वादिष्ट चटनी में समोसे पकौड़े डुबोकर खाते और दोनों बच्चों के गुण गाते। शाकालाका बूम बूम मेरे जादुई सिलबट्टे, तू जल्दी से घूम घूम। ए मेरे जादुई सिलबट्टे, जल्दी से इस धनिया के ढेर को चटनी बदल दो। फिर जादुई सिलबट्टा खुद ब खुद घूमते हुए पलक झपकते ही मिक्सर से भी महीन चटनी तैयार कर देता है। तुम्हारा शुक्रिया जादुई सिलबट्टे। चलो राजू, हमें ग्राहकों की चटनी समोसे खिलाने चलना है। हाँ दीदी चलो, सिलबट्टे पर पिसी बारीक चटनी के साथ खस्ता समोसा खा लो। आओ आओ ग्राहकों, खस्ता समोसा खा लो। चटनी की खुशबू से खींची चली आ रही रज्जो उन्हें रोकते हुए बोलती है, अरे ओ छोटू, रुक तो जरा, मुझको भी जरा चखा अपने सिलबट्टे की चटनी और स्वाद से भरे समोसे। हाँ हाँ क्यों नहीं चाची, ये लो खाकर देखो, पैसा वसूल समोसे पकौड़े और चटाकेदार चटनी के साथ। जैसे ही रज्जो एक पकौड़े को जादुई सिलबट्टे पर पिसी चटनी में डुबोकर खाती है, तो वह भी बाकियों की तरह दोनों भाई बहन की वाहवाही करते हुए कहती है, गजब बेटा, तुम दोनों बच्चों के पकौड़े, चटनी और समोसे के स्वाद के आगे तो अच्छे अच्छे हलवाई की दुकानों की चटनी और समोसा धारे के धारे रह जाएंगे। अरे शीला, कमला, सुनीता, अरे आओ आओ, तुम भी वर्ल्ड फेमस समोसे और चटनी चखाती हूँ तुमको। रज्जू की बुलाहट सुनकर सभी औरतें दोनों बच्चों को घेर लेती हैं। अरे ऐसी भी क्या खास बात है इनके समोसे और चटनी में, जरा हम भी तो देखें। हाँ हाँ क्यों नहीं शीला मौसी, खाकर देखो ना भाई, तो एक आना भी मत देना। दोनों भाई बहन सभी औरतों को समोसे और जादुई सिलबट्टे पर पिसी चटनी का स्वाद चखाने लगते हैं, जिसके बाद उनके पकौड़े और समोसे उसी गांव में सपाचट हो जाते हैं। अरे बहुत खूब, क्या समोसे बनाए हैं, और इस चटनी ने तो हमारा मिजाज ही बदल दिया। अरे बच्चों, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे तुम्हारी चटनी और समोसे तो सपाचट हो गए, मगर अभी तो मेरा पेट और मन दोनों भरे ही नहीं थे। फिक्र मत करो काकी, हम कल फिर आएंगे अपने सिलबट्टे पर पिसी चटनी और समोसे के साथ। हर दिन के साथ दोनों अनाथ भाई बहन जादुई सिलबट्टे के कारण गांव से लेकर हाट बाजार तक सुर्खियों में छा जाते हैं। धीरे धीरे उनकी कमाई फर्श से अर्श पर आ पहुंचती है और आखिरकार वह दोनों अपनी गरीबी को मात दे देते हैं। देखो दीदी, आज हमने इतनी कम उम्र में कितना कुछ हासिल कर लिया है। हाँ मेरे भाई, हमारी ये शान शौकत इस जादुई सिलबट्टे की देन है। इसी के सहारे लोगों की जुबान तक हमारे समोसे और चटनी का स्वाद पहुंचा, जिससे हमने बढ़ चढ़कर कमाई की और ये दिन देख पाए। इस तरह गरीबी से निकलने के बावजूद भी दोनों बच्चे अपनी सफलता का श्रेय जादुई सिलबट्टे को ही देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उस शख्स को जीवन में हमेशा प्रथम स्थान दें जिसके साथ से हमारा बुरा जीवन बदलता है, जादुई सिलबट्टे के जैसे। सास काव्या अपनी बहू अनीता के साथ रहती थी। काव्या का पति सुरेश काफी समय से बीमार था, इसलिए वो कोई काम नहीं करता था, और अनीता का पति बिरजू गोदाम में भारी भारी बोरियां उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। काव्या का परिवार बहुत ही गरीब था। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो जाता था। बिरजू काम पर गया था, तब दोनों सास बहू आंगन में मिर्चियां सुखा रही थी। तभी सास काव्या कहती है, अरे बहू, हम कितने समय से जामुन के पेड़ को उगा रहे हैं, उसमें हमेशा से पानी देते हुए आए हैं। आज भी जामुन के पेड़ को पानी दे दे, मौसम तो आ ही गया है। कुछ दिनों में हमारे जामुन का पेड़ मीठे मीठे जामुन देने लगेगा। हाँ माँ जी, ये तो है। सास के ये शब्द सुनकर अनीता जामुन के पेड़ में पानी दे देती है और कहती है, माँ जी, ये तो आपने सच कहा कि कुछ दिनों बाद इसमें मीठे मीठे जामुन आने लगेंगे।
उसके बाद बिरजू जी को भारी भारी बोरियां उठाकर गोदाम में एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखना पड़ेगा। उसके बाद तो हम खुद ही अपने जामुन बेचकर अपना घर का खर्चा चलाया करेंगे। हाँ बहू, ये तो हमने पहले से ही सोच रखा है कि हम जामुन बेचकर अपना घर बार चलाएंगे। जल्दी से जामुन पक जाएं, थोड़े बहुत और कच्चे हैं। जी माँ जी। अरे काव्या, काव्या जरा एक गिलास पानी देना, दवाई खानी है। अनीता, तेरे बाबूजी बुला रहे हैं मुझे। ऐसा कर, तू उन्हें पानी दे आ। मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, एकदम से उठ नहीं पाऊंगी। सास की बात सुनकर अनीता अपने ससुर को पानी देने चली जाती है। ये लीजिए पापा जी, आपको कुछ और चाहिए? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ दवाई खत्म हो रही थी, अगर दवाई आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। पापा जी, आप तो जानते हैं अभी घर की स्थिति कैसी हो गई है। कुछ दिनों से ही बिरजू जी का काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं सबसे पहले उनसे आपकी दवाई ही मंगवाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ, आखिर मैं भी घर में ही रहता हूँ। घर का राशन वाशन ले आया होगा बिरजू। नहीं पापा जी, अभी घर पर राशन भी नहीं आया है। 2 दिन के आटे के बाद हम क्या खाना खाएंगे, कुछ नहीं पता। बिरजू जी से बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, उन्हें फिर अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या करूं, मेरा बेटा है ही खुदगर्ज। जब ऐसी स्थिति में वो खुद को नाकाम पाता है तो बहुत उदास रहता है। चल कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी सास के पास बैठ जा। ठीक है पापा जी। ये कहकर अनीता अपनी सास के पास जाकर काम करने लगती है। तभी बिरजू घर आ जाता है। अनीता, पानी दे दो, बहुत प्यास लग रही है। अभी लाई जी, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना भी ले आती हूँ। तभी अनीता उसे पानी पिला देती है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। तो बिरजू कहता है, बस कुछ दिन और, फिर मैं गली गली जाकर सबको अपने पेड़ के जामुन खिलाऊंगा। हाँ बिरजू जी। 2 दिन बीत जाते हैं। बिरजू अपनी पत्नी के साथ जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने जाता है कि किसी ने उनके जामुन के पेड़ को काट दिया था। यह देखकर उनका दिल टूट जाता है और कहता है, माँ जी, बिरजू जी ये क्या हो गया? हमारा जामुन का पेड़, अब हम क्या बेचेंगे? हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। जिसको देखो, हमने कितनी मेहनत से पेड़ ये बनाया, उसमें इतने समय से पानी दिया, उसके फल अब हम नहीं बेच पाएंगे। अरे सब बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए। अब हम क्या बेचेंगे? हमारा जामुन का पेड़ पता नहीं किसने काट दिया। जरूर किसी आस पड़ोस के लोगों को हमसे दुश्मनी होगी, उसने ही जानबूझकर हमारा पेड़ काट दिया। हाँ माँ जी, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो बेटा अंदर। सभी लोग अपने आंगन से घर में चले जाते हैं, पर बिरजू वहीं बैठकर रोता है। उसके रोने से जो आंसू जमीन में गिरते हैं वो उसी टूटे जामुन के पेड़ की जड़ों में चले जाते हैं, जिससे वो जामुन का पेड़ एक तेज रोशनी में वापस जुड़ जाता है और मीठे मीठे जामुनों से भर जाता है। फिर कहता है, बिरजू, तुम्हें रोने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ये आवाज, ये वापस से जामुन का पेड़ कैसे जुड़ गया? तुम्हारे अश्रुओं से मैं जुड़ गया और एक जादुई जामुन का पेड़ बन गया। जख्मी दिल कभी भी नहीं टूटेगा, तो किसी के काटने पर कटेगा भी। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। चाहे तो इस जामुन को किसी को यूं ही खिला दो, उससे बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम मुझसे मांग कर देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे ही काम आऊंगा, बाकी कोई और मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना जामुन चुरा पाएगा। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ। हे जादू जामुन के पेड़, मेरे घर में पिताजी की दवाई नहीं है और खाने के लिए राशन भी नहीं है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। बिरजू के ये कहते ही जादुई जामुन के पेड़ से एक तेज रोशनी आती है, जिससे बिरजू के उसके पिता के लिए दवाई और घर के लिए काफी सारा राशन मिल जाता है। ये देख बिरजू हैरान हो जाता है और चीख चीख कर अपने घर वालों को बाहर बुलाता है। तभी बाहर आते हैं सभी लोग। काव्या सुरेश को अपने सहारे से बाहर लेकर आती है।
क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे, जामुन का पेड़ बाहर कैसे आ सकता है? ये तो कट गया था 2 हिस्सों में। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। क्या हुआ बेटा, हमें भी बताओ। पिताजी ये देखिए, आपकी दवाई आ गई और अनीता, घर का राशन भी आ गया और हमारा जामुन का पेड़ भी। पर ये कैसे हुआ? तभी बिरजू उसे सब कुछ बताता है। ये तो गजब हो गया। इसका मतलब अब आप जामुन भी बेच सकते हैं और हम जरूरत की चीज भी मांग सकते हैं। हाँ अनीता, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन बिरजू गली गली जाकर मीठे जामुन बेचता है। जामुन ले लो, मीठे मीठे जामुन ले लो। अरे भैया, 1 किलो मुझे भी दे दो, मीठे तो है ना। अरे आप चख लो। अरे वाह भाई, सच में तुम्हारे जामुन तो बहुत मीठे हैं। ऐसा करो 2 किलो दे दो। इस तरह धीरे धीरे बिरजू के सारे जामुन बिक जाते हैं। उसे पहले दिन काफी मुनाफा होता है। साथ ही घर में काफी दरारें आ गई थी, इसलिए अनीता जादुई जामुन के पेड़ के पास जाकर कहती है, हे जादुई जामुन के पेड़, हमारे पुराने घर को नए घर में तब्दील कर दो। उसकी ये इच्छा सुनकर जादुई पेड़ चंद मिनटों में उसके पुराने घर को नए घर में तब्दील कर देता है। इस तरह सब अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनको कोई भी आर्थिक दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही एक दिन एक कुबड़ वाली बूढ़ी औरत आकर अनीता से खाना मांगती है। अरे बेटा, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दे। 4 दिन से मैंने कोई खाना नहीं खाया है। आइए आंटी, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहकर अनीता उसे जादुई जामुन और खाना खिला देती है। जादुई जामुन खाते ही उस औरत का कुबड़ ठीक हो जाता है, जिससे वो सीधी खड़ी होकर खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, तुम्हारे खाना खिलाने से तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ऐसा क्या था? ये तो हमारे जादुई जामुन पेड़ की वजह से हुआ है। उसे जो भी कोई बीमार खाता है वो ठीक हो जाता है। अरे वाह बेटा, शुक्रिया मुझे खाना खिलाने के लिए। तुम्हारा भगवान भला करे। इस तरह जादुई जामुन पेड़ से गरीब परिवार की जिंदगी खुशहाल बन जाती है। साथ ही जादुई पेड़ की मदद से गरीबों की मदद भी वो करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। गीता अपने कमरे में बैठी अपने पति मोहन से बात कर रही थी। सुनिए जी, मैं सोचती हूँ कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को विदेश भेज दें पढ़ाई के लिए। कहे तो तुम ठीक ही रही हो, इसी बहाने इनमें जिम्मेदारी भी आ जाएगी। पर हाँ, मैं अपने 5 बेटों को विलायत नहीं भेजूंगा। लेकिन ऐसा क्यों? अरे बाबा, कोई तो ऐसा हो जो मेरे काम कारोबार को भी आगे बढ़ाए और यहीं पर रहकर मेरा हाथ बटाए। समझ गई, तो हम अपने बड़े बेटों को भेज देते हैं। वैसे भी विवेक अभी बहुत छोटा है। तुम ठीक कहती हो। फिर क्या था, गीता और मोहन अपने चारों बड़े बेटों को विदेश भेज देते हैं और छोटा बेटा विवेक वहीं रहकर अपने माँ बाबा की मदद करता है। अब 10 साल बीत गए थे। सभी बेटे अब जवान हो गए थे। माँ गीता और बाप मोहन भी अब अधेड़ उम्र के हो गए थे। अरे बेटा विवेक, जरा इधर तो आ। जी माँ, कहिए। तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़की बहुत अच्छी है, संस्कारी है, पूरे 36 गुण हैं उसके अंदर। तू कहे तो शादी के लिए हाँ कर दूं? माँ, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। गीता विवेक की शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों बाद विवेक की शादी कंगना से हो जाती है। कंगना का रंग काला था, इसीलिए उसे काफी तानों का सामना करना पड़ता था। एक दिन कंगना घर का काम कर रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर कोई आया। अरे कंगना, बेटा जरा देखना कौन है। जी माँ। कंगना दरवाजा खोलती है और उसके सामने 4 गोरी गोरी अंग्रेजन और 4 आदमी